चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। तो अपना जो विषय रहने वाला है वो रहेगा एक्सटेंशन एजुकेशन। क्या रहने वाला है? एक्सटेंशन एजुकेशन। अगर आपने देखा होगा तो पिछले कुछ कक्षाओं में जो एग्ज़ाम हुई अपनी पिछली, जैसे आरएचओ की भी हुई अभी हाल ही में पिछले साल, ठीक, उसके पहले आरएओ की एग्ज़ाम हुई थी, एसडीओ की एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम भी हुई थी उनके पेपर कैंसिल होने के बाद। तो उसमें एक्सटेंशन के क्वेश्चन देखे गए थे, किसके? एक्सटेंशन एजुकेशन के, और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन अपने को देखने को मिले थे, और मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले। ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन पूछे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। और आजकल इनका वेटेज ज़्यादा बढ़ गया है ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक। और उसका एक प्रॉपर सिलेबस भी दिया है अब तो पढ़ने का, कि क्या करोगे, कैसे करोगे आप, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो एक्सटेंशन के ऊपर रहेगी। किसके ऊपर? एक्सटेंशन। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं अपने एक्सटेंशन को पढ़ना। चलिए नोट करते चलना साथ में सभी। एक्सटेंशन एजुकेशन, देखो बिल्कुल कहानी की तरह, स्टोरी की तरह समझना है इसको, बढ़िया रहेगा अपने लिए, ठीक। बिल्कुल कहानी की तरह इसको लेकर अपन चलेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिखे हैं, एक तो एक्सटेंशन लिखा है, एक एजुकेशन लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे साहब एक्सटेंशन के बारे में। किसके बारे में? पहले इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बारे में देख लेते हैं, फिर कंबाइन रूप से दोनों को समझ लेंगे अपन। इससे क्या होगा, अपने को समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो देखो एक्सटेंशन को तोड़ो, दो भाग में अगर अपन तोड़ते हैं किसको? एक्सटेंशन को, ठीक है। तब देखो एक्सटेंशन के अंदर दो वर्ड अपने को देखने को मिलते हैं। कितने वर्ड? दो वर्ड। देखो कौन कौन से? एक तो मिलता है अपने को एक्स, क्या मिलता है? एक्स, ठीक है। और दूसरा आता है यहाँ पर टेंशन। तोड़ते हैं तो क्या होता है? टेंशन रहता है। इसी टेंशन को आप टेंसेस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टेंसेस। और इसी को टेंसियो भी लिखा है कई बुक में, तीनों एक ही है, ठीक है। टेंशन लिखो, टेंसेस या टेंसियो, सब एक ही है, सबका मीनिंग एक ही होता है। देखो अब जो एक्स होता है इसका मीनिंग क्या होता है? अगर मैं एक्स की बात करूँ इसके मीनिंग की, तो इसका मीनिंग होता है एक्स का आउट। क्या होता है? एक्स का मीनिंग क्या होता है? आउट, ठीक है ना। कई लोगों को तो एक्स के नाम से अपने नाम जहन में आने लग गए होंगे ठीक, ये एक्स, उस एक्स की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है ना, एजुकेशन में की बात कर रहे हैं अपन। तो एक्स का मीनिंग क्या हुआ साहब? आउट। और यहाँ पर टेंशन का मीनिंग क्या होता है? इसका होता है स्ट्रेचिंग। क्या होता है? स्ट्रेचिंग। चलो तो इस प्रकार मुझे बताओ इस पूरे एक्सटेंशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्ट्रेचिंग आउट, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन का मीनिंग क्या हुआ आपका? एक्सटेंशन का मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग आउट। ये होगा स्ट्रेचिंग आउट। अब स्ट्रेचिंग आउट से आप समझते क्या हो, ठीक है ना। चलो स्ट्रेचिंग आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करना, फैलाना। क्या करना? उसको फैलाना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर अपन किसको स्ट्रेच करेंगे? यहाँ पर करेंगे एजुकेशन को। एजुकेशन को क्या करेंगे? फैलाएंगे अपन। क्या करेंगे? उसको फैलाएंगे अपन, ठीक है। तो ये होता है अपना एक्सटेंशन का मीनिंग, स्ट्रेचिंग आउट होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ, ठीक, अब देखना एक स्टोरी के समझना स्टोरी के जैसे, ठीक। देखो ये बात कब की है? 1914 की है, 1914 की बात है। कब की है? 1900 की बात है, यूएसए की बात है। कहाँ की बात है? यूएसए की बात है साहब। कहाँ की बात करें अपन? अमेरिका की बात करें। वहाँ हुआ था क्या, जो यूनिवर्सिटी थी यूएसए की, वहाँ पर क्या थे, जो स्टूडेंट्स थे ना, वो उस यूनिवर्सिटी में प्रॉपर क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से क्लासेस वहाँ पर अटेंड नहीं कर रहे थे। तो फिर क्या किया, अब यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई बच्चों को एजुकेशन देना है अपने को। वो आ नहीं रहे तो क्या हुआ, तो फिर क्या डिसाइड किया उन्होंने कि यार जब बच्चे यहाँ पर आ नहीं रहे अपने पास एजुकेशन लेने के लिए, तो अपन क्या करो, अपन उनके पास एजुकेशन को ले जाओ, ठीक है ना। क्या करो, उनको अपन दो एजुकेशन। और कहाँ पर? आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी। कहाँ देना उनको? यूनिवर्सिटी के बाहर एजुकेशन देना है। अब यूनिवर्सिटी में तो आकर नहीं ले रहे, तो क्या करो, आप खुद जाओ यूनिवर्सिटी के बाहर और उनको क्या कर दो, एजुकेशन दो। और उस एक्सटेंशन को बोला था उन्होंने यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। और ये किस प्रकार का एक्सटेंशन था? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन था। यहाँ पर एजुकेशन को यूनिवर्सिटी के थ्रू क्या किया है? स्ट्रेच आउट किया है। और स्टूडेंट्स तक क्या गए, लेकर गए, वो एजुकेशन को लेकर गए। और कौन सा एजुकेशन को? एक्सटेंशन को, ठीक। तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले एक्सटेंशन जो वर्ड होता है उसका यूज किसने किया है? तो किसने किया है? यूएसए ने किया है। किसने कहा किया है साहब? यूएसए। कई एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है ऐसा, ठीक, कि जो एक्सटेंशन वर्ड होता है इसको यूज करने वाला, ठीक है ना, पहला देश कौन सा, पहली कंट्री कौन सी है? तो यूएसए। सबसे पहले इस यूएसए ने ही एक्सटेंशन वर्ड का यूज किया था। और कैसे किया था? इस तरीके से,
कैसे किया था उन्होंने? आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी जाकर लोगों को, बच्चों को एजुकेशन दिया था। क्या दिया था? एजुकेशन दिया था, जिसको बाद में चलकर अपने क्या बोल दिया था? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। क्या था इनको? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। इसको यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहा गया। क्या कहा गया? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहा गया। और इसके ऊपर डिटेल बारे में, डिटेल रूप से जानकारी किसने दी है? ये दी है स्टाउट साहब ने। किसने दी है साहब? स्टाउट साहब ने इसके ऊपर डिटेल बारे में जानकारी दी है, जेम्स स्टाउट। तो ये पूछा जाता है कि जो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, इसके फादर कौन है? तो लिख लेना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जेम्स स्टाउट is the father of यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फादर कौन थे साहब आपके? जेम्स स्टाउट। इसको कर लेना आप IMP। क्या करोगे? IMP। इसका जो मीनिंग था वो तो IMP अपने आप में है ही, लेकिन ये भी इसके अंदर क्या है? IMP होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाते हैं। ठीक, दूसरा मैंने आपको बताया था वहाँ पर एजुकेशन। क्या बताया साहब मैंने? एजुकेशन। उससे पहले एक्सटेंशन से कुछ और बातें थे, डायरेक्ट पॉइंट पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछ ले कि फादर ऑफ एक्सटेंशन कहाँ पर, पूरे वर्ल्ड में अगर बोले जाए या फिर USA में बोले, किस में बोले? USA में एक्सटेंशन वर्ड का यूज़ किया था, तो क्वेश्चन पूछ सकता है USA में फादर कौन माने जाते हैं एक्सटेंशन के। ठीक है, तो लिख देना आप, क्या लिखोगे यहाँ पर? JP लिगन्स। नाम तो आपने सुना होगा उनका। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन उनके डेफिनेशन से आ जाता है, तो याद रखना JP लिगन्स is the father of extension in USA। अमेरिका में इनको फादर कहा जाता है, किनको? JP लिगन्स साहब को। ठीक, और इंडिया में किसको बोला जाता है साहब? ये तो किसकी बात है? USA की बात हो गई कि USA में एक्सटेंशन के फादर किसको कहा जाता है? तो होते अपने लिगन साहब होते हैं। कौन होते हैं? लिगन साहब होते हैं। ठीक, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया में एक्सटेंशन के फादर कौन होते हैं, तो डॉक्टर KN सिंह को बोला जाता है। डॉक्टर KN सिंह। कौन? डॉक्टर KN सिंह is the father of extension in India। इंडिया की अगर बात कर ले आप लोग, भाई इंडिया में कौन है फादर इसके, तो वो कौन आएंगे आपके? डॉक्टर KN सिंह फादर कहे जाते हैं या माने जाते हैं इंडिया के अंदर खास करके। ठीक है, ये तो अपने किसकी बात कर ली? अभी एक्सटेंशन से कुछ रिलेटेड है, उसके मीनिंग के बारे में बात कर ली है, वो वर्ड आया कहाँ से, क्या कहीं, उसके बारे में बात कर ली। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक हिस्ट्री बताता हूँ। क्या बताता हूँ? एक हिस्ट्री अपन इसकी लेकर चलते हैं साहब। ठीक, तो हेडिंग डाल देना हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन हुआ वो शुरू हुआ, फिर एज अ सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ, जिसको आज अपन पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज अ सब्जेक्ट इसको, जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं। हेडिंग सब यहाँ पर नोट कर लेना आप, हिस्ट्री के बारे में ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, चलो पढ़ने वाले। देखो क्या हुआ था, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, जो USA था उसने सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था। किस वर्ड का यूज़ किया था? एक्सटेंशन वर्ड का यूज़ किया था। बाद में धीरे धीरे सबको पता होने चला, जेम्स स्टाउट ने यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन की कॉन्सेप्ट भी दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो बात कब की है? 1856 के समथिंग की बात है। कब है? लगभग 1856 तक की बात है ये। ठीक, जब क्या हुआ था, कब की बात बता, ये यूनिवर्सिटी जो एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद कैसे डेवलप हो रहा है अपना एक्सटेंशन, उसको अपन लेकर धीरे धीरे यहाँ से आगे चलने वाले हैं। ठीक है, कैसे? 56, चलो 1856 को छोड़ो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 62 की बात करो। किसकी बात करो? 1862 की बात कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। 1862 अपने को तो वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। अब 1862 में क्या हुआ था? एक एक्ट आया था। क्या आया था साहब? एक एक्ट आया था। उस एक्ट का नाम क्या था? मोरेल लैंड ग्रांट एक्ट। कौन सा आया था? मोरेल लैंड ग्रांट एक्ट।
ये एक्ट आया था कौन सा, मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट, ठीक है, कब 1862 में आया था, पास हुआ था 1862 में। कौन सा एक्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है, मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट पास हुआ था कब, 1862 में, ठीक है। इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे, मतलब इसको बिल्कुल सर्टिफाइड करने के लिए इस पर हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है ना, तो साइन बाय प्रेसिडेंट। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे साहब, वो थे आपके लिंकन। कौन साहब थे, लिंकन। लिंकन साहब ने इसके ऊपर हस्ताक्षर भी किए थे। इस पर से भी क्वेश्चन आता है, दूसरा एमपी कॉन्सेप्ट है यहाँ से, ये भी आता है, ठीक है ना, कि मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट कब पास हुआ और उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो लिंकन साहब जो कि प्रेसिडेंट थे, क्या थे यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसके ऊपर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। इस चीज़ को अपने को याद कर लेना है। अब देखो इसका मेन एम क्या था, मेन क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि इसका जो मेन एम पूछा जाता है वो क्या था, मेन एम या फिर ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का। इस एक्ट के मेन एम और ऑब्जेक्टिव की अगर अपन बात करें ना तो ये था कि जो भी नई इनोवेशंस हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी जो भी डिस्कवर हो रही, डेवलप हो रही, उनको कहाँ तक ले जाना, फार्मर्स तक ले जाना। कहाँ तक ले जाना, उनको फार्मर्स तक ले जाना है, किसानों तक पहुँचाना है। इस एक्ट का मेन एम यही था, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य ये था। क्या था, जो नई खोजें थी ना, नई खोजें या फिर नई तकनीकों, नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना, क्योंकि एक्सटेंशन में अपन वही तो करेंगे। क्या करेंगे एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन का मतलब ही होता है स्ट्रेचिंग आउट करना है अपने को। क्या करना है, स्ट्रेचिंग आउट, फैलाना है अपने को। और फैलाओगे कैसे, ऐसे ही फैलाओ। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इंस्टीट्यूट ने, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करी है और आप उसे बस वहीं अप्लाई कर रहे हो जहाँ पर डिस्कवर हो, एक यूनिवर्सिटी में ही। एक क्या होता है, लिमिटेड एरिया में ही आप उसका यूज़ कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो फील्ड के ऊपर, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होता है, जहाँ तक पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको पहुँचाना है उस नई टेक्नोलॉजी को, उस नई चीज़ को, ठीक है ना, उस नई डिस्कवरी को, उस नए इनोवेशन को। तभी तो अपन बोलते हैं उसको एक्सटेंशन एजुकेशन। ऐसा थोड़ी है कि एक लिमिटेड एरिया के लिए ही, एक सीमित क्षेत्र के लिए ही अपने वो डेवलप किया है, नहीं। आप जितना फैला सकते हो उतना फैलाओ, ठीक है ना। अगर पूरी दुनिया में फैला सको तो और भी बढ़िया है, क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन वही है, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना उस चीज़ के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ से जुड़े, उस नई चीज़ को सीखें, अप्लाई करें और सभी को क्या मिले, उसका लाभ मिले, प्रॉफिट मिले। इस चीज़ को समझना आप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो ये क्या था साहब, ये तो हो गया। अब देखो उसके बाद क्या होता है, अब ये तो चलो हमने कर लिया कि भाई जो नई खोज रहेगी, जो नई तकनीक रहेगी किसानों तक पहुँचाए, लेकिन पहुँचाओगे कैसे, उसके प्रॉपर वे होना चाहिए पहुँचाने के लिए। तब क्या हुआ, आगे बढ़ते हूँ। ये तो 1862 की बात थी, कब की बात थी, 1862 की, ठीक है। फिर क्या हुआ, साहब थे डॉक्टर सीमन करके, क्या थे साहब, तो डॉक्टर सीमन और उनके एक साथ में काम करने वाले और थे, एक साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका नाम था नेप, क्या था, डॉक्टर नेम। तो डॉक्टर सीमन और जो ए नेप थे, ये साहब, इन्होंने क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया है। क्या दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको डेमोस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट उसे कहा जाता है। इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है, लिख लेना, यहाँ पर पूछा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोस्ट्रेशन। इन्होंने वो तरीका निकाल दिया जो 1862 में बात करी थी ना लोगों ने, साइंटिस्टों ने, कि भाई अपने को जो भी नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशंस रहेंगे वो फार्मर तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन कैसे पहुंचाओगे, वो किसी के पास नहीं था। फिर ये साहब आए, इन्होंने वो कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि ये लो, मैं आपको एक तरीका देता हूँ, एक प्रॉपर वे देता हूँ, जिसके थ्रू आप ये नई इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजी जो भी आपके पास है, या किसानों तक पहुँचा सकते हो आप आसानी से। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये याद रखना, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोस्ट्रेशन वाज गिवन बाय डॉक्टर सीमन एंड ए नेप इन, कब दिया था, 1865। कब दिया था, 1865 में। कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था डेमोस्ट्रेशन का। देखो डेमोस्ट्रेशन होता क्या है, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो जैसे मेरे पास है कोई भी चीज़, ठीक है ना,
जैसे कि एक फॉर एग्जांपल ले लो, कोई भी चीज़ देख लो, वो नई चीज़ मैंने टेक्नोलॉजी डिस्कवर करी है, या फिर कोई भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मार्केट में क्या कर रहा हूँ मैं, एक नई दवाई लाया हूँ, ठीक है, एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है, क्या वो इंसेक्टिसाइड है, और वो ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो सभी क्रॉप में क्या करता है, जितने भी टाइप के क्या इंसेक्ट्स होते हैं उनको बिल्कुल बढ़िया तरीके से खत्म कर देता है, किल कर देता है, और आपकी क्रॉप उससे प्रोटेक्टेड रहती है, और उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नहीं पड़ता है। देखो कितनी बड़ी चीज़ मैंने डिस्कवर करी है, मतलब एक क्रॉप पे काम नहीं करता, सभी क्रॉप, जितनी भी क्रॉप लगाओगे ना आप, कल्टीवेशन करते फील्ड क्रॉप, सभी के लिए वो है। तो क्या करूँगा मैं, डेमोस्ट्रेशन रखूँगा, क्या रखूँगा, डेमोस्ट्रेशन रखूँगा, मतलब क्या, एक ही जगह पर, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये डेमो ही दे रहा हूँ एक प्रकार से मैं आपको, क्या करूँ, इसको टीचिंग डेमोस्ट्रेशन भी आप बोल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, बहुत सारे जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ पर जाऊँगा, और मैं अपनी चीज़ के बारे में उन बहुत सारे लोगों को क्या करूँगा, बताऊँगा, भाई साहब ये जो मैंने इंसेक्टिसाइड लाया हूँ ये ऐसे काम करता है, इन फसल में आप डाल सकते हैं, इतनी इसकी मात्रा होती है, ऐसे काम करता है। तो उससे क्या करता है, मैं उनको डेमो दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ, उनके सामने प्रदर्शन कर रहा हूँ कि देखो मैंने क्या किया है, ठीक है ना, मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, ठीक है। तो कुछ तो ऐसे रहेंगे जो अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को, और कुछ रहेंगे जो उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। दोनों तरीके के लोग मिलेंगे वहाँ पर अपने को, लेकिन मैंने अपना काम तो किया है, क्या किया है, काम तो किया है मैंने अपना, लेकिन जो ये डेमोस्ट्रेशन चीज़ है ना, ये बहुत लिमिटेड हो जाता है। क्या हो जाता है साहब, लिमिटेड होता है। अब मैं हर किसी के पास में जाकर तो नहीं बता सकता, मतलब ये लिमिटेड एरिया के लिए सही था। जो ये कॉन्सेप्ट दिया था डॉक्टर सीमन ने और इन्होंने एस नेप साहब ने, ये क्या था, एक लिमिटेड एरिया के लिए ठीक था साहब, जो डेमोस्ट्रेशन का, और आजकल होते भी है, ठीक है। आपने नाम, हर जगह मेले लगाए जाते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल तो डेमोस्ट्रेशन का, कृषि मेले होते हैं, जैसे क्या होते हैं, जो कृषि मेले लगाए जाते हैं ना, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है बिल्कुल अपने अपने नई नई चीज़ों को लेकर, क्या फिर फार्मर्स आते हैं वहाँ देखने के लिए, अच्छा भाई साहब ये क्या लाए हैं, अच्छा ये लाए हैं, फिर दूसरी जगह जाते हुए देखते हैं, अच्छा, तो वो क्या है, वो डेमोस्ट्रेशन ही है, क्या है वो, डेमोस्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले डेमोस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वही डॉक्टर सीमन ने दिया था। किसने दिया था, डॉक्टर सीमन ने दिया था, याद रखना। और इनके साथ में एक और साहब थे, नेप साहब, और कब दिया था, 1865 में। इसीलिए इनको बोला जाता है फादर, क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है, ठीक, याद रखना। डॉक्टर सीमन कॉल्ड एज द फादर ऑफ मेथड डेमोस्ट्रेशन। जो डेमोस्ट्रेशन की मेथड है ना, इसके फादर कहे जाते हैं, कौन, आपके सीमन साहब, डॉक्टर सीमन साहब, ठीक है, याद रखना। इस पर से कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है ना, इसको इग्नोर मत करना, अवॉइड मत करना, इसको वेरी एमपी कर लो, क्या कर लो साहब, इसको एमपी कर लो, ठीक है। अब चलो अपन ने डेमोस्ट्रेशन भी दे दिया, ठीक, लेकिन एज अ सब्जेक्ट अब कैसे आएगा, ठीक है ना। अब इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया में एज अ सब्जेक्ट कैसे अपन इसको पढ़ना शुरू किया है, ठीक है। तो बात कब की है, 1956 के हिसाब, बात कब की है, 1956 की है, जब इंडिया में पहली बार एक एक्सटेंशन एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया गया। क्या किया गया, एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया गया, किसको, एक्सटेंशन एजुकेशन को। और कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले ये साबौर से शुरू हुआ, बिहार के साबौर से, और वहाँ पर भी एक जगह है भागलपुर, वहाँ से शुरू हुआ आपका एक्सटेंशन एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में, एज अ सब्जेक्ट के रूप में शुरू हुआ है। कब, 1956। इस चीज़ को आपको याद रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक, तो ये लिख लेना। चलो इसको मिटा देता हूँ। एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्टेड एज ए सब्जेक्ट in India in 1956 from साबौर। और ये साबौर कहाँ पर है आपका, ठीक है ना, एक जगह का नाम लिख लेना। पहली बात तो भागलपुर, साबौर में एक जगह है, और भागलपुर, ठीक है। और ये साबौर कहाँ पर है, किस स्टेट में आता है, बिहार में आता है। कहाँ पर आता है, बिहार स्टेट में आता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फ्रॉम साबौर, बिहार, ठीक है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन एज सब्जेक्ट पढ़ाया गया इंडिया में कब से, 1956 में। और कहाँ शुरुआत करी, सबसे पहले साबौर में शुरुआत करी। कहाँ से करी है साहब, साबौर में शुरुआत करी अपन ने, ठीक है। किसकी बात, इसमें बात करी अपन ने एक्सटेंशन की, सिर्फ अपन ने बात करी किसकी, एक्सटेंशन की बात करी, सिंपल कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उस वर्ड के बारे में क्या है। अब मैं आपको बताता है एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा, किसके बारे में, क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन के साथ में एजुकेशन जोड़ा जाता है, तो पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ना है। मैंने पहले बताया था, पहले एक्सटेंशन पढ़ाऊंगा फिर एजुकेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब एजुकेशन के बारे में देख लो,
किसके बारे में देखते हैं अपन अब, एजुकेशन के। एक्सटेंशन के साथ में है एजुकेशन। देखो अब एजुकेशन जो ये वर्ड दिख रहा है अपने को, ये तो इंग्लिश वर्ड है। कौन सा वर्ड है, अगर सिंपल पूछ ले एजुकेशन कौन सा वर्ड होता है तो ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये किस वर्ड से बना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो दूसरी लैंग्वेज से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो जो अपना ये एजुकेशन वर्ड होता है, ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति, ठीक है ना, इसके ओरिजिनेशन के बारे में बोला जाता है दो चीज़ें, कि कई जगह पर लिखा कि ये लैटिन वर्ड भी है और कई जगह लिखा है कि ये ग्रीक वर्ड से भी इसका ओरिजिनेशन हुआ है। तो अपन दोनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, एजुकेशन वर्ड originates from लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी, इस एजुकेशन वर्ड की। और कौन सा वो लैटिन वर्ड है, उस वर्ड का नाम है आपका एजुकेयर। क्या है, एजुकेयर। और इस एजुकेयर का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं बात करूं इस एजुकेयर की मीनिंग, विच मीन्स अगर एजुकेयर की बात करें इसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप आर। दो मीनिंग होते हैं, टू ब्रिंग अप आर टू रेज अप, आर टू रेज, ये दो मीनिंग होते हैं किसके, इस एजुकेयर वर्ड के, ठीक है ना। दोनों चीज़ को अपन पढ़ लेंगे। तो कुछ का मानना है कि जो एजुकेशन वर्ड है ये लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। किस वर्ड से, लैटिन वर्ड से, एजुकेयर से। एजुकेयर से मिलकर ये उत्पत्ति इसकी हुई है। और इस एजुकेयर का मीनिंग क्या होता है, टू ब्रिंग अप। अब कोई अगर आपको पूछ ले कि जो टू ब्रिंग अप होता है इसका मीनिंग क्या होता है, सब टू ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। क्या होता है, आगे बढ़ना या फिर बढ़ाना, टू ब्रिंग अप का। और टू रेज इसका मतलब क्या होता है, जागृत करना। कोई इससे मीनिंग अगर पूछ ले आपको क्या करना है, जागृत करना है। किसको जागृत करना है साहब, आपको, ठीक है ना, जो आपके अंदर के स्किल्स है उसको क्या करना है, आपको जागृत करना है, ठीक है। हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और किसके थ्रू कर सकते हैं अपन, सिर्फ ऐसा एजुकेशन के थ्रू ही अपन कर सकते हैं। और ये जो जागृत करने का कॉन्सेप्ट है स्वामी विवेकानंद जी से आता है, ठीक है ना। अगर उनके आप अगर पढ़ो प्रॉपर तरीके से तो उनके जो थॉट्स होते हैं, उनके जो कोट्स होते हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। उन्होंने एजुकेशन को यही बोला है कि व्यक्ति के अंदर वो चीज़, सारी चीज़ें छुपी हुई है। किसके अंदर, व्यक्ति के अंदर वो सारी चीज़ें क्या है, छुपी हुई है। एजुकेशन के थ्रू ही अपन उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो किसने बोला था, स्वामी विवेकानंद ने। तो ये क्या होता है, एक तो पहला कॉन्सेप्ट कि लैटिन वर्ड से माना जाता है। एक और क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्ट माना जाता है इसका अपना, वो दूसरा होता है, कौन सा होता है वो साहब, वो होता है ग्रीक वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। एजुकेशन वर्ड originated from ग्रीक वर्ड। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, वो वर्ड है एजुकेटम। एजुकेटम, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। लैटिन वर्ड से इतना आता नहीं, लेकिन यहाँ से आता है एजुकेटम से। और इस एजुकेटम का मतलब क्या होता है, विच मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है, आर्ट ऑफ टीचिंग। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो टीचिंग करना भी एक आर्ट है, ठीक है। विच मीन्स आर्ट ऑफ टीचिंग। हुआ क्लियर। तो ये अपन ने अभी बात कर ली है एजुकेशन के मीनिंग के बारे में। किसके बारे में बात कर ली अपन ने, एजुकेशन जो वर्ड होता है मीनिंग। मैं बात करूँ साहब यहाँ पर इसके डेफिनेशन के साथ, एजुकेशन को एज ए डेफिनेशन कैसे आप डिफाइन करना चाहोगे, एजुकेशन होता क्या है, तो उसको भी देख लो कि एजुकेशन होता क्या है, ठीक है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिजायरेबल change in human behavior
जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना उसके अंदर क्या करना, अपन डिजायरेबल चेंज लाना है। और उससे किसके थ्रू कर सकते हैं अपन, सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही ऐसा कर सकते हैं। और ये किसने दी डेफिनेशन, थॉमसन साहब ने दी है। किसने, जो थॉमसन साहब है उनके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है कि एजुकेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन ह्यूमन के बिहेवियर में अपन क्या करते हैं, डिजायरेबल चेंजेस लाते हैं। कैसे लाओगे साहब डिजायरेबल चेंजेस, डिजायरेबल चेंजेस उन चेंजेस को बोला जाता है अपने इच्छानुसार उनके अंदर चेंज लाना। अपन जो चाहते हैं वो चेंज आने चाहिए पर्टिकुलर उस पर्सन के अंदर। क्लियर बात हुई, जैसे कि उसकी स्किल डेवलप होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए, उसके एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए। और एटीट्यूड में चेंज कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए उसका। तो क्या करेंगे अपन, स्किल में चेंज लाएंगे, ठीक, उसके एटीट्यूड को चेंज करेंगे, उसके नॉलेज में चेंज लाएंगे, ठीक है ना। तो जो अपनी बात करें डिजायरेबल चेंजेस, ठीक, तो याद रखना ह्यूमन बिहेवियर में चेंज कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे थ्रू चेंज इन नॉलेज। पहली बात तो नॉलेज में चेंज लाना है, ठीक है। चेंज इन एटीट्यूड, एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड में चेंज लाना अपने को। एंड चेंज इन स्किल, सब स्किल के अंदर भी चेंज लाना है, स्किल भी तो डेवलप होनी चाहिए। और ये सब कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। एजुकेशन की डेफिनेशन होती है, ठीक है ना, कि ह्यूमन बिहेवियर में अपने को डिजायरेबल चेंजेस लाना ही एजुकेशन होता है, शिक्षा होती है, ठीक है ना। मतलब कि मानव के व्यक्तित्व में, किसके, मानव के व्यक्तित्व में या फिर व्यवहार में, ठीक है ना, वांछित गुणों में परिवर्तन लाना ही शिक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाती है। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण होता है आपका। क्या होता है साहब, दृष्टिकोण होता है, ठीक है। तो ये क्या आती है, एजुकेशन है अपनी। क्या ऐसा भी अपना एजुकेशन होता है। इस चीज़ को अपने को याद रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, ठीक है। तो अभी अपन ने किसकी बात कर ली है साहब, यहाँ पर एक्सटेंशन और एजुकेशन दोनों की बात कर ली है। तो अब मुझे बताओ मेन एम क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन का। अगर मैं बात करूं मेन एम की बात, अब एक्सटेंशन को समझ लिया अपन ने और एजुकेशन को समझ लिया, किसको, एक्सटेंशन और एजुकेशन दोनों को समझ लिया, ठीक। तब क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा। मेन एम ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू bring desirable changes, desirable change। आई बात समझ में, ये होता है मेन एम। और इसको कर लेना आप एमपी कि मेन एम क्या होता है साहब एक्सटेंशन एजुकेशन का, ठीक है। तो क्या करना अपने को, डिजायरेबल चेंजेस ही लाना एक्सटेंशन एजुकेशन की वजह से। अपन जो चाहते हैं वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो अपन एक्सटेंशन प्रोग्राम डेवलप करेंगे, ठीक है, तो एक्सटेंशन प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिससे सबका क्या हो, विकास हो, सबका डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। सब में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा परिवर्तन लाने के लिए अपन कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, फीचर्स के बारे में कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल देना आप। कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं अपन। फीचर्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, भाई एक्सटेंशन एजुकेशन के की फीचर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपको, ठीक है। यहाँ से चलो देखते हैं उसमें क्या क्या होते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वहां से। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, अब ये क्या होता है साहब कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन किसको कहा जाता है, ठीक है। देखो एक्सटेंशन एजुकेशन कोई भी अपन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं लोगों के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, याद रखना। तो प्रोग्राम कैसा होना चाहिए भैया, उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए कैसा, वॉलंटरी होना चाहिए। मतलब आपकी इच्छा के ऊपर है
आप उस प्रोग्राम से जुड़ो या मत जुड़ो, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम होता है वो मैक्सिमम रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनके विकास के लिए कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम अपन शुरू करते हैं। तो कैसा होना चाहिए भैया? उसके अंदर वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होता है। एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन फीचर है वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन। अब मैं तो प्रोग्राम लेकर चले गया गाँव के अंदर, मैं समझा भी रहा हूँ लोगों को, लेकिन अब ये सामने वाले लोगों के ऊपर है कि वो इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, वो इसमें भाग लेते हैं या नहीं लेते। मैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं करूँगा, ठीक है, मैं उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगा, उनको प्रेशराइज नहीं करूँगा, नहीं जरूरी आपको करना ही करना है, अगर आपने नहीं करा तो मैं आपको मारूंगा, ठीक है। अपन ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन? दबाव उन पर नहीं डाल सकते हैं, ये उनके ऊपर है, ठीक है ना, कि वो इस प्रोग्राम से जुड़ भी सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो वही मैंने बात करी है, रिस्पॉन्स दोनों तरफ से मिल सकता है, पॉजिटिव मिल सकता है आपको, नेगेटिव मिल सकता है, ठीक है, उसमें अपन कहीं नहीं कर सकते। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन का मीनिंग यही होता है कि भाई उनके ऊपर है, आपके ऊपर है, आपकी इच्छा, आप भाग लेना चाहते हो कि या नहीं लेना चाहते हो। ये पहला फीचर होता है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, किसका? एक्सटेंशन एजुकेशन, कोई भी अपन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं उसका, ठीक है। चलो दूसरा, ये कैसा होता है? एक इनफॉर्मल एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है। क्या दी जाती है साहब? इनफॉर्मल एजुकेशन। दूसरा याद रखना, इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। देखो एजुकेशन जो है ना वो अलग अलग टाइप की होती है, मेनली 3 टाइप पढ़ेंगे अपन एक्सटेंशन एजुकेशन में। एजुकेशन के टाइप, एक फॉर्मल एजुकेशन होता है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन होता है और एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है, ठीक। तो अपने को जो यहाँ पर दी जाती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। मतलब एक बात बताऊँ, देखो जो फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखो जो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो एजुकेशन मिला उसी को फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। मतलब आपका एक फिक्स करिकुलम होता है, कोर्स करिकुलम, ठीक है ना। आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के, आपके यूनिवर्सिटी के बिल्कुल प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन सब होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर पढ़ना रहता है, आपको स्टडी करनी पड़ती है। मतलब वहाँ पर क्या है? बाउंडेशन होता है आपका, ठीक है ना। आप एक लिमिट एरिया में पढ़ रहे हो वहाँ पर, ठीक है, आपके ऊपर क्या है? बाउंडेशन है चीज़ों को लेकर कि नहीं, जो कोर्स करिकुलम, जो सिलेबस डिसाइड किया है वही आपको पढ़ना है, उसी के हिसाब से चलना है। जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल के रूल्स है वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो करने पड़ेंगे, अगर वहाँ रहना है तो करते हैं अपन। उसी को बोला जाता है फॉर्मल एजुकेशन, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड, ठीक है ना, वे में अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो उसी को बोला जाता है फॉर्मल एजुकेशन। तो देखो जो कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है, स्कूल होता है, उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है ना, प्रॉपर उसका एक ढांचा होता है, ठीक, और वहाँ के प्रॉपर अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसी को अपन बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना यूएसए अमेरिका, वहाँ क्या हुआ? लोगों को नहीं पसंद ऐसा बाउंडेशन में पढ़ना, ठीक है ना, वो तो फ्री होकर बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने यही किया। अब एक्सटेंशन है तो यहाँ पर एजुकेशन दोगे क्या? अगर ऐसे दोगे फिर नहीं आएंगे वो। एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ आपका? तो क्या करते हैं यहाँ पर? इनफॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है, कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई फिक्स करिकुलम नहीं है आपके लिए, ठीक है ना कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं आपके लिए, ठीक, बस आपको पढ़ना है, जो हम प्रोग्राम बता रहे हैं बस आपको पढ़ना है, सीखना है और कुछ नहीं करना, उसका फायदा उठाना है, ठीक है। तो कैसा होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है, कोई फिक्स कोर्स करिकुलम नहीं होता है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैं कोई एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम लेकर आया हूँ गांव के लिए, तो मैं जाऊँगा, मैं बताऊँगा, लोगों को इकट्ठा करूँगा, उस प्रोग्राम के बारे में बताऊँगा, ठीक है। पहली बात तो वो यही, जुड़ सकते हैं नहीं जुड़ सकते उनके ऊपर है, ठीक है। दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन, ऐसा भी नहीं आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, मैं जो प्रोग्राम लाया हूँ आपको सीखने के लिए, आपको ये शर्तें ये है, ऐसा कुछ नहीं है साहब, ठीक है जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना मत करो। तो इनफॉर्मल एजुकेशन देते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई प्रोग्राम लेकर गया, लोगों को बोलो चलो मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसके लिए आपको ड्रेस पहन के आना पड़ेगा, मेरी क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको बिल्कुल बढ़िया तरह का ड्रेसअप, नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, ऐसा कहाँ होता है? फॉर्मल एजुकेशन में होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कतई भी नहीं होता है, ठीक। और उसके बाद दूसरा मेन फीचर होता है किसका? एक्सटेंशन एजुकेशन का, कि यहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती है वो कौन सी आपकी? इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, याद रखना सर जी। बाय। चलो दूसरी बात अगर बात करते हैं अपन, अगला तीसरा फीचर कौन सा होता है? इट इज फ्लेक्सिबल। कैसा होना साहब? जो भी आप एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम ला रहे हो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई ऐसा नहीं, कोई लिमिटेड नहीं होना चाहिए, लिमिटेड एरिया के लिए नहीं होना चाहिए, नहीं बस इतने लोगों को हम बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लेक्सिबल होना चाहिए सभी लोगों के लिए, ठीक है, इस चीज़ को भी अपने को याद रखना है, ठीक। दूसरी बात, जो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है वो कैसी होती है? 2 वे प्रोसेस होती है। कैसी होती है? 2 वे प्रोसेस होती है। इट इज 2 वे प्रोसेस, 2 वे प्रोसेस,
कई किताबों में इस टू वे प्रोसेस को बोला जाता है बायो डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल या फिर बायो डायरेक्शनल इसको बोला जाता है। किसको? इसी को, टू वे प्रोसेस को। ठीक, याद रखना। ठीक, जैसे अभी इसका मीनिंग क्या होता है टू वे प्रोसेस? जैसे कम्युनिकेशन होता है ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको, कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे अपन एक्सटेंशन एजुकेशन में कि कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे प्रोसेस, मतलब दोनों तरफ से फीडबैक बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा कैसा एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम में भी होता है, ये क्या होता है, टू वे प्रोसेस होती है। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या, एक टू वे प्रोसेस है। ठीक है ना, बाई डायरेक्शनल होती है। कैसे? देखो समझो, जैसे मान लो मैं गांव में गया हूँ, कोई एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम लेकर गया, मेरे को सिखाने के लिए गया हूँ, किसानों को, खासकर किसानों के लिए बनाया गया, मैं किसानों को सिखाने के लिए गया हूँ। तो मैं जो यहाँ से लेकर गया वो किसानों को समझाऊंगा, लेकिन भाई उस गांव में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलेगी जो किसान मुझे सिखाएंगे। क्या करेंगे? किसान भी मुझे कुछ सिखाएंगे, उनसे भी मैं कुछ सीखूंगा। ठीक है ना, ये मेरे ऊपर है भाई, मैं जो सिखा रहा हूँ किसान सीखेंगे और किसानों से भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ के लोगों से भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ पता चल सकती है मुझे कि भाई वो किस तरीके से कल्चर करते हैं, वहाँ पर कल्चर कैसा है, वो किस तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, खेती किस तरीके से कर रहे हैं, कौन कौन से क्रॉप को कल्टिवेशन कर रहे हैं, तो मुझे कुछ, और क्या तरीका है उनका कल्टिवेशन करने का। तो मैंने तो जो बताया वो साइंटिफिक तरीका है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, तो वो तो ट्रेडिशनल वे हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो लाभदायक हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है और मुझे नहीं पता उनके बारे में। ठीक है ना, कि मुझे नहीं पता है, तो मैं वो चीज़ वहाँ से बिल्कुल सीख कर आ सकता हूँ। तो क्या हुआ, ये टू वे प्रोसेस हो गई। कैसी हो गई? टू वे प्रोसेस हो गई। सिखाने वाला सीख भी रहा है, वो सिखा भी रहा है, तो सीखने वाला सीख भी रहा है और सिखा भी रहा है, दोनों तरफ से काम हो रहा है, दोनों तरफ से बिल्कुल रिस्पॉन्स अपने को मिल रहा है। इसलिए एक्सटेंशन एजुकेशन को बोला जाता है कि ये टू वे प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है साहब? ये एक टू वे प्रोसेस होती है, ये भी इसका फीचर होता है। ठीक, दूसरी बात करूँ अगर मैं, जो एजुकेशन प्रोग्राम होता है एक्सटेंशन एजुकेशन, वो लोकल होनी चाहिए। कैसी होती है? लोकल होती है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज लोकल और रूरल बेस्ड। ठीक है ना, लोकल बेस्ड होती है, मतलब वहाँ के जो लोकल एरिया में जो लोग हैं, ठीक है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है ना, उनके अनुसार होती है, उनके आधार पर अपने को प्रोग्राम डेवलप करना है। एक्सटेंशन एजुकेशन उनके आधार पर अपने को एजुकेशन देनी है। कैसे दोगे आप? क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, ग्रामीण इलाके होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पर तो उनकी अपनी एक भाषा होती है, अपना उनका एक कल्चर होता है। अब देखो, आप जाओगे क्या बात करोगे, या तो इंग्लिश में समझाओगे, किस में समझाओगे, या तो इंग्लिश में समझाओगे, तो कुछ तो रहेंगे जिनको समझ में आएगा। मैं बोलूँगा नहीं के बराबर रहता है जिनको इंग्लिश में समझ में आता है कुछ भी चीज़ें। ठीक है, आजकल तो ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे फार्मर्स आए हैं कुछ भी डेमोस्ट्रेशन के लिए, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज में गए, तो क्या करते हैं, जो वहाँ के साइंटिस्ट होते हैं, जो काम करते हैं, बढ़िया तरीके जो एक तरीके से शुरू करते हैं, लास्ट टाइम बिल्कुल इंग्लिश में A to Z बिल्कुल इंग्लिश में बोल के ख़त्म कर देते हैं। किसानों को कुछ भी पल्ले में नहीं पड़ता है। या फिर कुछ भी ऑनलाइन सेमिनार अटेंड होते हैं, जैसे कोरोना काल में, जो कोरोना भी पीरियड था, बहुत सारे सेमिनार अटेंड हुए, जिसमें क्या यही होता था, भाई ऑनलाइन सेमिनार कोई ले रहा है, पढ़ा लिखा आदमी, तो वो क्या करता है, इंग्लिश में बोलना शुरू करता है, एंड भी इंग्लिश में ही करता है, फ्लो बिल्कुल उसका इंग्लिश में बना है। किसानों को क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। भाई किसान जो होता है, या तो वो हिंदी को समझ सकते हैं, और कुछ तो ऐसा जिनको हिंदी समझ में नहीं आते, तो उनको क्या करो, उनकी लोकल भाषा में समझाना पड़ता है अपने को। जो लोकल लैंग्वेज होती है उनमें आपको समझाना पड़ेगा, तभी उनको समझ में आएगा। ठीक है ना, इसलिए बोला जाता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन लोकल बेस्ड होता है। ठीक है, आप क्या करो, उस प्रोग्राम के बारे में जो एजुकेशन दे रहे हो उनकी भाषा में समझाओ उनको कि साहब ऐसा ऐसा होता है, तो आपको आनी भी चाहिए, उनकी भाषा भी आनी चाहिए आपको। ठीक है, तब जाकर तुमको पूरी तरीके से समझ में आएगा, तभी जाकर वो फायदा उठा सकते हैं उस चीज़ का, उस प्रोग्राम का, उस एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, वरना क्या मतलब। ठीक है, आप तो कुछ भी रामायण महाभारत सुना क्या गए उनको, ठीक है ना, बाद में फिर आपसे वही पूछेंगे साहब क्या है, राम कौन रावण कौन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको उनकी भाषा में समझाना होना चाहिए, नहीं फिर क्या बोलेंगे, आया था एक हीरोबाजी करके चला गया इंग्लिश में, ठीक है ना, अंग्रेज की औलाद, ऐसे ही बोलते हैं गाँव वाले। ठीक है ना, अगर आप चले गए और आपसे किसानों ने कुछ पूछा और आपने ऐसा उनको समझा इंग्लिश में बिल्कुल A to Z, जहाँ से शुरू किया वहीं इंग्लिश पर एंड किया, तो यही बोलेंगे क्या अंग्रेज की औलाद, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के चले गए। ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं गाँव वाले। तो कुछ होते हैं मज़े भी लेते हैं वहाँ के, बिल्कुल जो बुजुर्ग होते हैं ना, बढ़िया तरीके से मज़े भी लेते हैं, तो हंसी का पात्र बन जाओ उनके बीच में आप, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनकी लोकल भाषा में आप उनको समझाओ, तभी उनको पता भी चलेगा आपको नॉलेज कितना है। अगर अंग्रेजी में बड़ करके चले गए ना, तो कहीं रट्टू तोता समझेंगे आपको, उसके अलावा कुछ नहीं समझेंगे। ठीक है, कोई इज्जत नहीं रहेगी आपकी, तो समझाना पड़ता है आपको। चलो, उसके बाद में जो प्रोग्राम आप बना रहे हो ये इसी के अंदर आता है, जो मैं लिख रहा हूँ वही लोकल बेस्ड है ना, इसी के ऊपर आता है। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम
is based on need and desired of farmers, या फार्मर्स की जगह रूरल पीपल भी आ सकता है, ठीक है ना, ग्रामीण लोग भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम अपन लेकर जा रहे हैं, बनाएंगे, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, जो फार्मर्स होते हैं उनकी नीड के ऊपर होना चाहिए, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बनाना चाहिए। भाई उनको क्या आवश्यकता है, उनको क्या सीखना है। अब जैसे मान ले जो किसान है, अब वो क्या कर रहे हैं, गाँव के अंदर गेहूँ की खेती कर रहे हैं, और वो वैसी खेती कर रहे हैं जैसे आप उनको बताना चाहते हैं, तो मतलब क्या, भाई उनको कुछ वो बताओ जो उनको नहीं पता है, उनकी ज़रूरत है जो, उनको वो बताना आपको, ठीक है। जैसे अब कल्टीवेशन तो करते हैं, लेकिन गाँव में क्या होता है, मैक्सिमम जो इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, वो आज भी ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम की जगह बात कर रहा हूँ मैं, हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ के लोग, जहाँ के फार्मर ज़रा थोड़ा डेवलप है, वहाँ पर तो करते हैं वो ड्रिप इरीगेशन और इनका यूज़, लेकिन मैक्सिमम एरिया में आपको क्या मिलेगा, वही ट्रेडिशनल यूज़ करते हैं इरीगेशन मेथड का। तो आप क्या करोगे, जो प्रोग्राम लेकर जाओगे, वो फार्मर्स की ज़रूरत क्या है, उनको साइंटिफिक वे में आपको बताना है कि ऐसे आपको कल्टीवेशन करना है, ठीक है। तो आप उनके बारे में बताओ। तो जो प्रोग्राम रहेगा वो कैसा होना चाहिए, उनकी नीड के ऊपर होना चाहिए। उनको क्या चाहिए आपसे, जो नई टेक्नोलॉजी चाहिए वो बताओ उनको, ऐसा थोड़ी जो उनको ऑलरेडी पता है वो नहीं बताना अपने को। वैसा एजुकेशन प्रोग्राम भी आपको स्टार्ट नहीं करना वहाँ पर, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। तो ये क्या थे, कुछ मेन फीचर थे एक्सटेंशन एजुकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, आपको मेन मैंने आपको पढ़ाया है, किसके, एक्सटेंशन एजुकेशन के फीचर्स अभी अपन ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स की। किसकी बात कर लेते हैं अपने साहब, प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन कि एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, अपन मेन प्रिंसिपल यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि साहब कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। जैसे पहली बात करूँ मैं, अगर यहाँ पर देखो, पहले प्रिंसिपल की अगर बात कर लेते हैं तो लिख लेना इसको, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस का प्रिंसिपल, कल्चरल डिफरेंस मतलब जो संस्कृति होती है, उनकी रीति रिवाज परंपराएं होती हैं, उनमें डिफरेंस होता है। अगर गाँवों में देखोगे आप, ठीक है ना, तो पूरे एक गांव में एक ही प्रकार के लोग नहीं रहते वहाँ पर, ठीक है ना। क्या होता है, एक ही प्रकार के नहीं लोग, वहाँ पर हर वर्ग जाति प्रकार के आपको लोग वहाँ पर मिलेंगे। किसी भी एरिया में आप जाओ ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है ना, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग वर्ग, संप्रदाय, समाज के लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या करो, यहाँ पर इस प्रिंसिपल को आपको अप्लाई करना है, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। तो आप जो प्रोग्राम लेकर जा रहे हो, एक्सटेंशन एजुकेशन जो लेकर जा रहे हो, प्रोग्राम लेकर जा रहे हो गाँव के अंदर, तो सभी के हितों को ध्यान में रख ले जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। मतलब वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के पास आप वो उसके बारे में जानना जरूरी है। उन सभी के हिसाब से आपको बनाना है, पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं बनाना है। जितनी भी वहाँ कम्युनिटीज़ वहाँ पर रह रही है, ठीक है ना, सर्वाइव कर रही है, उन सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है और आपको क्या करना है वहाँ पर बनाना है एजुकेशन प्रोग्राम। क्यों, क्योंकि उन सबका कल्चर अलग अलग है और किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए आप एजुकेशन प्रोग्राम बनाओगे, फिर क्या बोलते हैं गाँव वाले, देखो वो आए अकेले अकेले, उनको समझाकर चलेगा, हमको कुछ बताया नहीं, ठीक। और अब जब अगली बार आप उनको समझाने जाओगे ना, तब वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। ये होता है गाँव में, छोटी छोटी बातों को लेकर बिल्कुल ये करते हैं। शहर वालों जैसे नहीं होते, ठीक है ना, किसी से कुछ मतलब नहीं। गाँव में बिल्कुल इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस प्रिंसिपल को अपने को अप्लाई करना है कि प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस, कि सभी कम्युनिटी के लिए अपन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम बनाएंगे। क्यों, कि वहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटियाँ रहती है साहब। गांव में देखना, हर प्रकार के मोहल्ले में रहने वाले लोग अलग अलग होते हैं, हर वर्ग हर जाति के लोग देखने को मिलेंगे, ठीक। तो किसी को बुरा भी ना लगे और सबको फायदा मिले, ऐसा अपन प्रोग्राम लगा। वो कब हो सकता है, जब अपन इस प्रिंसिपल को अप्लाई वहाँ पर करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, इस चीज़ को अपने को याद रखना है। दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट नीड। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट नीड, इसमें क्या करेंगे आप, इस प्रिंसिपल में वही मैंने बताया था ना, इसके पिछले वाली स्लाइड में अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ये देखो, ये वाला, कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम होता है वो नीड एंड डिजायर ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स की नीड है, जरूरत है, उनके आधार पर अपने को बनाना होता है, उनके आधार पर बनाया जाता है। फीचर्स में पढ़ा था, बस ये सेम वही है।
जो प्रिंसिपल होता है ना वो ये प्रिंसिपल लागू होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट इन इट, कि भाई फार्मर्स की, वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, उस ज़रूरत के आधार पर आप उनको एजुकेशन दोगे, उस ज़रूरत के आधार पर आप प्रोग्राम चालू करोगे, वरना कोई आपकी ज़रूरत नहीं वहाँ पर गाँव में, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट इन इट। दूसरा प्रिंसिपल होता है किसका, आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का, ठीक। वही अगर मैं बात करूँ, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, वही भाग लेना ना लेना, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, इसको भी याद रख लेना, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। तीसरा भागीदारी वाला सिद्धांत, वही होता है मैं लेकर तो चलेगा प्रोग्राम, मैं कुछ सिखा रहा हूँ सामने वालों को, उनके ऊपर वो सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है, ठीक है ना, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि मैक्सिमम लोगों को उस प्रोग्राम से जोड़ना है। आपको क्या करना है, मैक्सिमम लोगों को आपको उस प्रोग्राम से जोड़ना है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, ठीक है ना, युवा हो, कोई भी हो, उन सबको आपको जोड़ना है, चाहे लड़का हो लड़की हो, ठीक है ना, आदमी औरत जो भी हो, सबके आपको क्या करना है, उनको पार्टिसिपेट करें, ऐसा प्रोग्राम आपको वहाँ पर बनाना है। और इस प्रिंसिपल को आपको लागू करना है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन के प्रिंसिपल को याद रखना, एक्सटेंशन एजुकेशन का अगला प्रिंसिपल होता है, ठीक है। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको एमपी कर लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ होती है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का प्रिंसिपल कैसा होता है, देखो इसको एमपी कर लो, ये अच्छी चीज़ों, हो सकता है भविष्य में आप भी कहीं जाओ, एमपी कर लो, इसको समझने के तौर पर एमपी, ठीक है ना। कैसे, किसी भी गांव में जाते, गांव का एक मुखिया होता है, क्या होता है, गांव का एक मुखिया होता है। गांव में एक ऐसा आदमी आपको देखने को मिलेगा जो बिल्कुल दबंग आदमी है। कैसा है, बिल्कुल दबंग आदमी है, उसकी हर कोई सुनता है, अगर कुछ उसने कुछ कह दिया तो पत्थर की लकीर बन जाता है, बाकी गांव वाले उसके सुनते हैं, ठीक है ना। कुछ इसलिए सुनते हैं क्या कि वो उसको अच्छा समझते हैं, कुछ इसलिए सुनते हैं कि उससे डरते हैं, क्योंकि उसकी दबंगगिरी है, गांव के अंदर उसका दबदबा बना हुआ है, वो कुछ भी अपने से, उसको लेना देना कुछ भी नहीं अपने को, ठीक है। अपना फायदा किसमें है कि अपन जो प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं, एजुकेशन लेकर जा रहे हैं, वो सभी तक जाना चाहिए। अब सभी तक जाएगी कैसे, आप उस बंदे को पकड़ो, जो लीडर है ना पूरे गाँव का, उसको पकड़ो, उससे दुश्मनी मत करो, उससे दोस्ती कर लो, क्या कर लो, उससे दोस्ती कर लो। और वो सही बात है, वो कहते हैं ना कि यदि अपने से ज़्यादा कोई दबंग आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, उससे दोस्ती करने में फायदा होता है अपना, ठीक है ना। तो उसी आदमी से क्या करो, आप दोस्ती कर लो। अगर उससे दोस्ती कर ली मतलब पूरे गांव से आपने दोस्ती कर ली है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो वहाँ पर यही प्रिंसिपल लागू करना आपको, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप का। जो गाँव का लीडर होता है उससे दोस्ती कर लो, उसको बताओ कि साहब हम ऐसी बात लेकर आए हैं, ये करना चाहते हैं गाँव में, ठीक है, तो आपकी क्या राय है, सजेशन है, उसको बिल्कुल चने के झाड़ पर चढ़ा दो। फिर देखो बढ़िया तरीके से पूरे गांव में बिल्कुल आपके साथ में घूमेगा फिरेगा, आगे आगे रहकर आपके बारे में बताएगा लोगों को। कौन, वही जो दबंग आदमी है, ठीक है ना। आपके सामने वो भीगी बिल्ली जैसा काम करेगा, मतलब आपके लिए काम करेगा, ऐसा भीगी बिल्ली तो नहीं बनेगा वो, ठीक है, लेकिन आपके लिए काम करेगा, तो आपका काम तो होगा ना इजी उससे। तो अपने को वही करना है, तो इस प्रिंसिपल को अपन लागू करें, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, बस और कुछ नहीं करना अपने को, और ये सब आम बातें होती है, ठीक। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली। अगला प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली। अब देखो होल फैमिली मतलब गांव में देखो अलग अलग परिवार रहते हैं, तो ऐसा परिवार के सिर्फ एक व्यक्ति को उसका फायदा मिल रहा है। जो अपन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं, तो सिर्फ परिवार के एक व्यक्ति को फायदा नहीं मिले, पूरे परिवार को उसका फायदा मिलना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम अपन बनाएंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली। तो इस प्रिंसिपल को भी अप्लाई करना अपने को, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे परिवार रहते हैं गाँव में अलग अलग, ठीक, याद रखना इस चीज को। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ हेल्प, प्रिंसिपल ऑफ हेल्प, इस प्रिंसिपल का अभी अपने को अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। क्यों, अपन जो भी एजुकेशन प्रोग्राम बना रहे हैं वो हेल्पफुल हो लोगों के लिए, मददगार साबित हो, ऐसा अपने को एजुकेशन प्रोग्राम लेकर जाना चाहिए, ठीक है ना, जो सभी व्यक्तियों को क्या करे, लाभ पहुंचाए, ठीक, ऐसा नहीं कि कुछ भी अपन ने कर दिया वहाँ पर। दूसरा मोस्ट एमपी प्रिंसिपल, और वो होता है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर किसी गांव में गए आप, मान लो
किसी गांव में प्रोग्राम लेकर चले गए, एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में समझाना आपको कुछ भी चीज़ें, ठीक, और वहाँ के लोगों को नहीं समझ में आया, वो सेटिस्फाई नहीं है चीज़ आपको लेकर, भाई हमको समझ में नहीं आया, कुछ भी आया तो समझा के चले गया, बड़बड़ करके चले गया, तो जब आप अगली बार जाओगे ना तो गाँव में घुसने भी नहीं देंगे, चलो भाई पिछली बार आप आए थे तो हमको पहले ही समझ में नहीं आया था,